हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आरके सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। 10 डेज का सुपर करंट अफेयर्स का कलेक्शन जो देता है आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन। तो इसके लिए आप रेडी हो जाइए। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर्स हैं। इतने फैक्ट्स अगर आप रिमेंबर रखेंगे तो श्योरली यू विल गेट गुड जॉब। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर इन इंडिया प्रेजेंटली। अभी जुलाई 2025 तक कितनी रामसर साइट्स भारत में हैं? 90, 91, 80, 85। राइट आंसर इज 91। आप जानते हैं कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत के एक राज्य राजस्थान में 2 साइट के इंक्लूड करने के बाद ये संख्या हो गई 91। और वो 2 साइट्स कौन कौन सी हैं? एज ऑफ जून 20 इंडिया हैज 91 रामसर साइट्स और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। ठीक है। और इंडिया नाउ रैंक्स फर्स्ट इन एशिया एंड थर्ड ग्लोबली इन रामसर साइट्स काउंट। एशिया में नंबर 1 है, विश्व में तीसरे स्थान पर रामसर साइट्स में आता है। ऑन जून 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2 न्यू रामसर साइट्स फ्रॉम राजस्थान हैज बीन इंडक्टेड, नेमली किचन जो फलोदिम पड़ता है और दूसरा है मेनार उदयपुर में। इन दोनों वेटलैंड को याद रखिएगा। खीचन वेटलैंड फलोदी में है, मेनार उदयपुर में है। और टोटल एरिया हो गया भारत में रामसर साइट्स का 13,26,677 हेक्टेयर्स। याद रखिए 13 लाख, वैसे भी याद रखिए 13 दूनी 26, तो इसी से पकड़ लीजिएगा 677, इतना ही आप पकड़ लीजिएगा। और अभी 2 फरवरी 2025 को 4 साइट्स इंक्लूड की गई थी रामसर साइट्स के रूप में। तो इसमें से 3 तो तमिलनाडु से थी, जैसे सकरा कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु से, और थरथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु से, और खेचियो पालरी वेटलैंड ये तमिलनाडु से था, और एक उद्धव लेक झारखंड से था। ये 2 फरवरी जो वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन 4 और 5 जून 2025 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर 2 रामसर साइट्स माने इंक्लूड करने के बाद भारत में देयर आर नाउ 91 रामसर साइट्स और एशिया में नंबर 1, वर्ल्ड में 3rd पर। भारत में कौन सी वो मिनिस्ट्री अथॉरिटी है जो इसको रामसर साइट्स को डिनोट करती है या गवर्न करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और रामसर कन्वेंशन जो होता है एक एन इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन साइंड इन 1971 इन रामसर सिटी ऑफ ईरान, बट इंडिया रेटिफाइड इन 1982। 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें वर्ल्ड के वेटलैंड को बचाने के लिए वर्ल्ड के सारे जो कंट्रीज थी उन्होंने एक साइन किया था। तो इसीलिए जो भी वर्ल्ड क्लास के या विश्व के महत्व के वेटलैंड हो जाते हैं उनको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। और भारत ने इसको 1982 में रेटिफाई किया था। इंडियाज रामसर साइट मिशन क्या है? तो प्रमोट द वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स थ्रू लोकल, रीजनल एंड नेशनल लेवल एक्शंस। ये रामसर मिशन है इंडिया का। और फर्स्ट रामसर साइट भारत की कौन सी थी? चिल्का लेक जो उड़ीसा में पड़ती है, केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में। ये दोनों 1981 में शामिल किए गए, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। रामसर वो वेटलैंड होते हैं वो जहाँ पर जल रहे, साल के ज़्यादा महीने जल रहे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये हमारे वेटलैंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ NFRA? कौन अपॉइंट किया गया NFRA का चेयरपर्सन है? तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी, नितिन गुप्ता, विजय नायक, फौजिया सिंह। तो राइट आंसर है नितिन गुप्ता। NFRA का फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एक प्रकार का वॉचडॉग है। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है NFRA के न्यू दिल्ली में। स्टैट्यूटरी बॉडी है,
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत ये आती है, और अकाउंटिंग के माने कि देखती है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग ऑफ द फाइनेंस, ये देखने का काम करती है NFRA। तो नितिन गुप्ता एक्स CBDT चीफ फॉर 3 years या और द until the age of 65 years of his age बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको 3 साल के लिए या 65 साल जो भी पहले हो, इनको नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है NFRA का। NFRA के बारे में आप जान चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान को अभी प्रेसिडेंट के द्वारा कलिंगा रत्न अवार्ड दिया गया है, और विजय नायक इसमें एक नाम है, इनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही सरला सम्मान दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक फौजा सिंह नाम आया, तो फौजा सिंह को याद रखिए, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैराथन रनर डाइड एट 114 इन पंजाब। ये विश्व के सबसे पुराने मैराथन धावक रहे, रनर रहे हैं, जिनकी 114 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है, ये पंजाब से थे। फौजा सिंह को याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसका थर्ड क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड फर्स्ट नेशनल मीट ऑफ अर्बन लोकल बॉडी हेड्स इन मानेसर हरियाणा। किसने अभी पहली नेशनल मीट ऑफ अर्बन लोकल बॉडी हेड्स मानेसर हरियाणा में इनॉग्रेट किया है? इसमें ए में है ओम बिरला, बी में है पुष्पति अशोक गजपति, कविंद्र गुप्ता, डी में है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। राइट आंसर है लोकसभा के जो स्पीकर हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है, तो अपने हमारे देश में कौन है? ओम बिरला जी, उन्होंने अभी इसको इनॉग्रेट किया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ? हरियाणा के मानेसर में। और उसके बाद बी में जो नाम है पशुपति अशोक गजपति, इनको याद रखिएगा, ये गोवा के 20वें गवर्नर बने हैं। किसके स्थान पर? सक्सीडिंग PS श्रीधरन, PS श्रीधरन के स्थान पर। उसके बाद है कविंद्र गुप्ता, ये लद्दाख के 3रे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, रिप्लेसिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड BD मिश्रा को। और डी में है प्रोफेसर असीम कुमार घोष, इनको याद रखिए, ये हरियाणा के 19वें गवर्नर बने हैं, सक्सीडिंग बंडारू दत्तात्रेय। और इन सबकी नियुक्ति जो है, पशुपति अशोक गजपति की, कविंद्र गुप्ता की, प्रोफेसर असीम कुमार घोष की, सबकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति यानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। याद रखिएगा, गवर्नर और LG एडमिनिस्ट्रेटर सबकी अपॉइंटमेंट जो होता है, सबकी जो अपॉइंट किए जाते हैं, ये सब किसके द्वारा किए जाते हैं? दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉमिनेटेड एज राज्यसभा मेंबर। अभी इनमें से किसको राज्यसभा मेंबर बनाया गया? तो राज्यसभा जानते हैं, भारत के 2 सदन है संसद में, लोकसभा राज्यसभा। तो राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसके सदस्यों की संख्या 250 है, 250, और जिसमें से 238 जो होते हैं ये राज्यसभा जो 28 स्टेट्स हैं उनके MLAs के द्वारा, और 3 UTs न्यू दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, इनके जो MLAs होते हैं उनके द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। लेकिन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, और वो किस क्षेत्र से होने चाहिए? लिटरेचर से हो, साहित्य से, आर्ट्स कला से, साइंस विज्ञान से, या सोशल वर्कर हों, या सोशल कार्यकर्ता हों। तो अभी इसमें है उज्ज्वल निकम, सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला, डॉक्टर मीनाक्षी जैन। तो इसमें चारों को, ऑल ऑफ देम को याद रखिएगा, चारों को नियुक्त किया गया है, 6 ईयर्स के लिए राज्यसभा MP बन गए हैं। और इनके बारे में जान लिया, उज्ज्वल निकम बहुत मशहूर ये लायर हैं बाय प्रोफेशन। सदानंदन मास्टर जो हैं BJP लीडर हैं, केरला से, एक टीचर और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और हर्षवर्धन श्रृंगला बहुत ही एक गोरखा है, फ्रॉम दार्जिलिंग हिल्स, पश्चिम बंगाल से, रेपुटेड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, बहुत मशहूर इंडियन फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेट हैं, जो एम्बेसडर भी रहे हैं अमेरिका के, बहुत सारी पोस्ट पर ये रहे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला को। इनको भी राज्यसभा MP बनाया गया है, याद रखिएगा हर्षवर्धन श्रृंगला को। और उसके बाद है डॉक्टर मीनाक्षी जैन। तो डॉक्टर मीनाक्षी जैन के बारे में भी जानते रहिए। डॉक्टर मीनाक्षी जैन बहुत ही मशहूर फेमस स्कॉलर, रिसर्चर एंड हिस्टोरियन हैं, ये सब जानते रहिएगा, इस सब को नियुक्त किया गया है। तो
इसको भी रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज सीजे ऑफ एमपी हाई कोर्ट। अब ये किसको, और ये सब भी मैंने कहा राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यसभा के जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं 12, यही इन्हीं से किए जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का किसको चीफ जस्टिस बनाया गया है? संजीव सचदेवा, विपुल मनुभाई पंचोली, विभू भाकरू, तरलोक सिंह चौहान, आशुतोष कुमार। तो इसके देखते हैं, इसमें राइट आंसर है कौन सा भाई? संजीव सचदेवा। ये एमपी हाई कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। एमपी हाई कोर्ट की जो मेन ब्रांच है वो जबलपुर में है, और इसके टू बेंचेज हैं कहाँ पर? ग्वालियर और इंदौर में, जानते रहिएगा। टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पर 53 जज हैं सीजे को मिला करके। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट कौन थे? तो याद रखिएगा, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। और ये पहले वहीं के एक्टिंग माने चीफ जस्टिस थे, परमानेंट हो गए हैं। कौन? याद रखिएगा, संजीव सचदेवा। उसके बाद है, आप जानते हैं कि एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल है। दूसरे नंबर विपुल मनुभाई पांचोली, इनके बारे में याद रखिएगा। ये 45वें चीफ जस्टिस बिहार के बने हैं, और बिहार की हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में है, जानते हैं। और यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ है 53 जजेज हैं यहाँ पर भी। और फर्स्ट जो सीजे यहाँ चीफ जस्टिस थे बिहार के हाई कोर्ट के, सर एडवर्ड मेनॉर्ड और चैम्प्स चामिया, ये थे, इनको याद रखिएगा। और ये सक्सीड किए हैं, रिप्लेस किए हैं जस्टिस आशुतोष कुमार को। कौन? विपुल मनुभाई पंचोली, जो पटना हाई कोर्ट या बिहार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। उसके बाद है सी में, देखिएगा नाम है विभू भाकरू, इनको याद रखिएगा। विभू भाकरू ये 35वें कर्नाटक के 35वें चीफ जस्टिस बनाए गए कर्नाटक हाई कोर्ट के। कर्नाटक हाई कोर्ट की जो मेन सीट है, मेन जो मुख्य उसका हाई कोर्ट है बेंगलुरु में है। इसके 2 बेंचेज हैं, एक धारवाड़ में, एक कलाबुर्गी में है। और इसके टोटल स्ट्रेंथ जो है 62 जजेज हैं इसमें, सीजे को मिला करके। और यहाँ के जो कर्नाटक हाई कोर्ट के पहले जज थे, चीफ जस्टिस जज थे, वो थे जे.आर. वेंकट रमैया। और ये आए हैं जे कामेश्वर राय को, जस्टिस कामेश्वर राय के रिप्लेस करके आए हैं। उसके बाद है तरलोक सिंह चौहान, डी में। तरलोक सिंह चौहान है डी में, इनको याद रखिएगा। ये क्या है भाई? ये झारखंड हाई कोर्ट के 17वें जज बनाए गए हैं। झारखंड हाई कोर्ट के जानते हैं उसका हाई कोर्ट कहाँ है? रांची में है। टोटल स्ट्रेंथ वहाँ 25 है सीजे को मिला करके। फर्स्ट जज उसके जो थे जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता थे झारखंड के। और ये जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव को हटा करके, माने उनके रिप्लेस करके उनके स्थान पर ये आए हैं तरलोक सिंह चौहान। और लास्ट में एक नाम है आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार जो हैं ये कहाँ के बनाए गए हैं? तो ये 43rd माने 43वें चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी या आसाम हाई कोर्ट की ये बनाए गए हैं। आसाम हाई कोर्ट की जो मेन बेंच है वो कहाँ है? गुवाहाटी में है। और इसके यहाँ के टोटल स्ट्रेंथ जो है 24 की है सीजे को मिला करके। और यहाँ पर यहीं से गुवाहाटी से ही इसकी 3 बेंचेज हैं। कोहिमा जो नागालैंड की राजधानी है, आइजॉल जो मिजोरम की राजधानी है, और ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश की। यानी गुवाहाटी से ही मेन बेंच से ही ये 3 राज्यों का हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में ही है। हाँ, उसकी बेंचेज जो हैं इन तीनों राज्यों की राजधानी में है। हालांकि गुवाहाटी आसाम की राजधानी नहीं है, आसाम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन गुवाहाटी उसका सबसे मशहूर और सबसे लोकप्रिय शहर है। और उसके बाद है करेंटली भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो अगर कोई पूछता है तो 25 हाई कोर्ट्स हैं। और जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको रिमेंबर रखिएगा।
और इसके साथ मैंने बताया कि ये जो अभी नई नियुक्तियां हुई हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री सेंट 3 लाख मीजल्स रूबेला वैक्सीन रिसेंटली? अभी किस कंट्री ने 3 लाख मीजल्स रूबेला वैक्सीन भेजा है? इसका बोलीविया, यूएसए, इंडिया, यूके। तो राइट आंसर है इंडिया ने भेजा है। किसको भेजा? बोलीविया को भेजा है। वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी भी वहाँ के प्रेसिडेंट ने लगा दिया था मीजल्स और रूबेला को लेकर के। ये भेजा गया है। एयरबॉर्न वायरल डिजीज होता है मीजल्स एंड रूबेला, दैट मेनली अफेक्ट यंग चाइल्ड, छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। बोलीविया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका में, ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट हैं लुइस आर्से कैटाकोरा, और इन्होंने अभी डिक्लेयर कर दिया नेशनल हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू मीजल्स एंड रूबेला की वजह से। और इसकी राजधानी जो है बोलीविया की ला पाज है, ला पाज। तो याद रखिएगा, यहीं पर भारत ने अभी 3 लाख मीजल्स रूबेला वैक्सीन इसको भेजा है। और भारत सरकार का भी लक्ष्य जान लीजिए। भारत सरकार ने 2025-26 में नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला के लिए 100% वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है, ताकि भारत का टारगेट है कि 2000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला इन द कंट्री बाय 2026। 2026 तक मीजल्स और रूबेला को पूरी तरह से समाप्त करना। तो 2025-26 का अगर पूछा जाए मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन किसने इनॉग्रेट किया? तो जेपी नड्डा ने किया, जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स की। इसको भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा नाम इसमें यूएसए है। यूएसए को इसलिए याद रखिए कि यूएसए जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, इसने अभी हाल ही में टीआरएफ माने द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तैयबा का एक मुखौटा है और जिसने अभी पहलगाम अटैक किया था, उसको विदेशी आतंकवादी घोषित कर दिया। अब इसकी वजह से इसके अमेरिका में सारी फंडिंग रुक जाएगी, और भी जो उसके मित्र देश हैं वो सब जगह इसके फंडिंग रुक जाएगी, और अगर अमेरिका में इसको कोई सपोर्ट करता है तो अपराधी माना जाएगा। इसके भारत की एक तरह से बहुत बड़ी जीत है टीआरएफ, जिसने अभी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में अटैक किया और हमारे निर्दोष टूरिस्ट्स को मारा ही इसने। 25 हमारे भारतीयों को और एक नेपाली मारे गए थे। इसको याद रखिएगा, किसने घोषित किया है इसको? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, बस ज़रूरत है कि इसको यूएन भी जल्दी से घोषित कर दे। अगर यूएन ने इसको घोषित कर दिया तो समझिए फिर इसका एकदम से पत्ता साफ हो जाएगा। उसके बाद है इंडिया। इंडिया का नाम इसलिए है कि इंडिया ने अभी, इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्होंने अभी क्या रहा है, हॉस्टेड सेकेंड बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव इन विशाखापत्तनम। भारत ने अभी सेकेंड बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव विशाखापत्तनम में हॉस्ट किया है, और इसका उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, और पहली बार इसको हॉस्ट किया गया था 2019 में, ठीक है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और एक नाम है यूके। यूके का मतलब होता है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अपने यहाँ कहा है कि आगामी 2029 तक जो एक्सपेक्टेड इलेक्शन है उसमें हम वोटिंग एज को 18 से घटाकर 16 करेंगे। वो इंग्लैंड ने ये अनाउंस किया है। तो ये तो हमारे क्वेश्चन बेस्ड थे, जो भी आपको अच्छे लगे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर तैयार करवाए हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, वन लाइनर जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना अगले 6 वर्षों के लिए, 2025 से 2031 तक के लिए। और ये नीति आयोग के जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम थे, उसी आधार पर 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की या एग्री प्रोडक्ट्स की, वहाँ पर लागू किया जाएगा। 36 स्कीम्स और 11 डिपार्टमेंट्स को इसमें एक तरह से मर्ज कर दिया गया है। इस योजना में बहुत बड़ी योजना है। एनुअल एस्टिमेटेड आउटले, हर साल 24,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी भारत सरकार। और ये योजना आगामी अक्टूबर 2025 से स्टार्ट की जाएगी ड्यूरिंग रबी विंटर सीजन। इंस्पिरेशन मैंने बताया वह नीति आयोग से ही, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। द स्कीम विल बेनिफिट 1.7 करोड़ फार्मर्स, 1.7 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा। इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट।
ठीक है। उसके बाद है UN80 इनिशिएटिव। देखिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया UN80 इनिशिएटिव। कहने का मतलब है टू स्ट्रेंथन एंड स्ट्रीमलाइन द UN सिस्टम। रीजन क्या है कि 2025 में आप जानते हैं कि जैसे जो UN है 24 अक्टूबर 1945 को बना था। इसके 80 साल पूरे होने पर UN ने कहा है कि हम एक UN80 इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, जिसका मतलब है कि UN में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए और ये विश्व की एक तरह से फिर से आवाज बन सके और जिसके उद्देश्य से बनाया गया था वो हम पूरा कर सके। तो इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है UN80 इनिशिएटिव। और इंडियाज SFC माने स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड टेस्टेड सक्सेसफुली पृथ्वी सेकेंड एंड अग्नि फर्स्ट मिसाइल्स इन उड़ीसा, बूस्टिंग कंट्रीज डिफेंस एंड स्ट्रेंथनिंग न्यूक्लियर डिटरेंस। पृथ्वी सेकेंड और अग्नि फर्स्ट की इंडिया के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने इसको उड़ीसा में भी किया है ताकि हमारी डिफेंस को मजबूत किया जा सके। तो पृथ्वी सेकेंड अग्नि फर्स्ट की टेस्टिंग। DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है, टेस्टेड सक्सेसफुली अस्त्र BB राम विद इंडिजिनस RAF सीकर फ्रॉम सुखोई 30 MK फर्स्ट फ्रॉम उड़ीसा कोस्ट। DRDO IAF ने इसको किया है भाई, याद रखिएगा। HSL डिलीवर्ड फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार टू इंडियन नेवी इन विशाखापत्तनम, बूस्टिंग इन नेवीज रेस्क्यू कैपेबिलिटी ड्यूरिंग सबमरीन अटैक। अगर सबमरीन अटैक होता है तो निस्तार जो एक भारत का डाइविंग सपोर्ट वेसल है, फर्स्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल है, उससे इंडियन नेवी हमारी बहुत स्ट्रांग है, हर तरह से रक्षा कर सकती है हमारे देश की। उसके बाद है NDMA हॉस्टेड फोर्थ बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल ऑनलाइन और वर्चुअली फोकसिंग ऑन द रीजनल प्रिपेयरनेस फॉर साइक्लोन्स एंड फ्लड्स अमंग मेंबर कंट्रीज। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने चौथा बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट को ऑनलाइन या वर्चुअली अभी होस्ट किया है। जानते हैं कि बिम्स्टेक जो 7 देशों का एक ग्रुप है बंगाल की खाड़ी में, तो उनके ऊपर ही केंद्रित रहा है ताकि वो साइक्लोन्स और फ्लड से रक्षा कर सके। यूनेस्को एडेड मराठा मिलिट्री लैंडस्केप एज इंडियाज 44th साइट। देखिए, यूनेस्को जिसके मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, उसने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को भारत के 44वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको मैंने अनुमति दे दी है। 2024 में 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था मोइदम्स ऑफ आसाम, जिसको इंडिया का पिरामिड कहा जाता है, और दैट इज द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी के राजाओं का जो ब्यूरियल था, उनका जहाँ दफनाए गए थे उनका। ये 43वां था 43rd, अब 44वां बन गया मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इसको यूनेस्को ने अनुमति दे दिया है। तो अब हमारे यहाँ टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए, तो याद रखिएगा 44। जैसे रामसर साइट्स 91 है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं देयर आर 44। अब 44th कौन सा बना, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। क्या है ये, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इज ए नेटवर्क ऑफ 12 फोर्ट्स बिल्ट बाय मराठा एम्पायर ड्यूरिंग द 17th एंड 19th सेंचुरी 19th सेंचुरी कॉमन इरा। तो कॉमन इरा माने 17वीं और 19वीं शताब्दी में मराठाओं के द्वारा बनाए गए 12 किले, जिनमें से 11 किले महाराष्ट्र में है और 1 किला तमिलनाडु में है। तो कौन है भाई 11 किले जो महाराष्ट्र में है, सलहेर किला, शिवनेरी किला, लोहागढ़ किला, खंडेरी किला, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, सुवर्ण दुर्ग किला, पन्हाला दुर्ग और विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग। ये सारे 11 किले हैं, और 1 किला जो तमिलनाडु में उसको जिंजी किला कहते हैं। तो ये 12 किलों को हम क्या कहते हैं, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जिसको भारत का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यूनेस्को ने मान्यता दी है। टोटल साइट्स हो गए 44। वर्ल्ड हेरिटेज डे हम 18 अप्रैल को मनाते हैं। मैक्सिमम हेरिटेज साइट्स कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर मैंने बताया पेरिस में है, और पहली बार 1983 में भारत में 4 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था, जिसमें अजंता केव, एलोरा केव, ये दोनों महाराष्ट्र में है, जबकि आगरा
का किला, आगरा फोर्ट और ताजमहल, ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको वास्तव में सुनते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, आपको सफलता, सक्सेस जरूर मिलेगी। ये हम कह रहे हैं, हमारा कलेक्शन कह रहा है कि इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं सबको आप रिवाइज कर लीजिएगा और बार बार इसको सुनिएगा, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ओवर करते हैं। और अगर ये क्लास पसंद आए तो आर के सिंपल क्लासेस को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्योर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।